तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। मतलब इस पृथ्वी के अंदर ऐसे कौन कौन से भाग डिवाइडेड किए गए हैं वैज्ञानिकों के द्वारा, वो सारी की सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। हमने डायग्राम को क्लियरली बनाया ताकि आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर कर सके। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को और समझते हैं इसके अंदर ऐसे कौन कौन से भाग हैं। तो देखिए, इसके अंदर के स्ट्रक्चर को समझने के लिए सबसे पहले हमको एक अनुप्रस्थ काट लेना होगा। तो हमने यहाँ से एक अनुप्रस्थ काट के यहाँ पे निकाला है और आप इसमें देख पा रहे होंगे कि जो पीला वाला भाग है ना, वो सबके सब क्रस्ट है। इसमें भी पीला वाला भाग क्या है? क्रस्ट है। उसके बाद ये जो कलर आपको बीच वाला दिख रहा है, इसको मेंटल बोलते हैं और पृथ्वी का सबसे अंदर वाला जो भाग है ना, उसको कोर बोला जाता है। तो इसी को तो हमने यहाँ पे बाहर निकाला है। अब फाइनली इसके माध्यम से हम अपनी पूरी टॉपिक को समझ सकेंगे, ठीक है। तो आइए देखिए, पृथ्वी का सबसे जो ऊपर वाला भाग है ना, इसको बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट। इसकी मोटाई ना अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो सकती है। यानी अगर हम महासागर की बात करें तो महासागर में इसकी मोटाई मतलब क्रस्ट की मोटाई लगभग 5 से 6 किलोमीटर तक हो सकता है। जबकि महाद्वीप की बात करें यानी स्थल की बात करें तो स्थल से इसकी मोटाई लगभग 30 किलोमीटर से 35 किलोमीटर तक हो सकता है। पृथ्वी के इस क्रस्ट वाले भाग में ना, अगर हम पदार्थों की बात करते हैं, इसमें दो पदार्थों की सबसे ज़्यादा अधिकता होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा होता है सिलिका और एल्यूमिनियम। क्या होता है? सिलिका और एल्यूमिनियम। तो इस क्रस्ट वाले भाग में सिलिका और एल्यूमिनियम मिलने के कारण इसको सियाल भी कहा जाता है। सियार नहीं, इसको क्या बोलते हैं? तो सियाल भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आप नीचे आइएगा तो यहाँ से आपको शुरू होता है क्या चीज़? मेंटल। यानी दूसरा भाग जो है हमारा पृथ्वी का, उसका नाम है मेंटल। मेंटल को हम पायरोस्फीयर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पायरोस्फीयर। इसकी मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर तक होता है। कितना? 2900 किलोमीटर। इस मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा पाया जाता है। किसकी? सिलिका और मैग्नीशियम की। इस वजह से इसको हम सीमा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सीमा। तो मेंटल का नाम सीमा भी कहलाता है क्योंकि इसमें सिलिकम और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। अगर हम इसके डेंसिटी की बात करें, इसका घनत्व की बात करें, तो इसका घनत्व लगभग 5 से लेकर 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। क्या होता है? 5 से लेकर 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। डेंसिटी का मतलब कि इसके अंदर जो मिट्टी का स्ट्रक्चर है वो कितना घना है, डेंस है। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे कम डेंसिटी किसका होता है? तो क्रस्ट का होता है, क्योंकि इसके ऊपर उतना प्रेशर नहीं लदा होता है। लेकिन बीच वाला में डेंसिटी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, इससे ज़्यादा, यानी 5.5, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर लगा हुआ है, इस वजह से इसका घनत्व थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन सबसे अंदर की बात करें तो इसका डेंसिटी लगभग 11 से 12 mg प्रति कितना होता है? 11 से लेकर 12 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। यानी जैसे आप पृथ्वी के अंदर बढ़ेंगे ना, उसका डेंसिटी बढ़ते जाएगा। ऊपर से डेंसिटी नीचे जाने पर बढ़ते जाता है क्योंकि प्रेशर ज़्यादा लगता है, इसके ऊपर दबाव ज़्यादा पड़ता है। तो नीचे वाला का डेंसिटी इतना हो जाता है, बीच वाला का 5.5 लगभग हो जाता है, इसका 2 के 3 के आसपास रहता है लगभग। तो ये डेंसिटी का मामला था। अगर हम मेंटल की बात करें तो मेंटल से ही क्या निकलता है? तो ज्वालामुखी निकलता है, यानी मैग्मा निकलता है। क्या निकलता है? मैग्मा। तो हम कह सकते हैं कि मेंटल वाला जो भाग है ना, ये अर्ध तरल अवस्था में है। मतलब ये अंदर जल रहा है, इसके अंदर आग लगा हुआ है, क्योंकि मैग्मा का निष्कासन यहीं से निकल रहा है, ज्वालामुखी यहीं से विस्फोट हो रहा है अधिकतर। इस वजह से हम कह सकते हैं कि मेंटल जो है ना, अब यह अर्ध तरल अवस्था में है। इसके सबसे निचले भाग को बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं? कोर। अगर हम कोर की मोटाई की बात करें तो लगभग ये 51 से 70 किलोमीटर होता है। कितना? 51 से 70 किलोमीटर ये होता है मोटाई में। इसकी बात करें, इसको दूसरे भाषा में कहा जाता है बेरियोस्फीयर। क्या बोलते हैं? बेरियोस्फीयर। और इसी का घनत्व कितना होता है? तो 11 से 12 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है लगभग। देखिए, अगर हम कोर की बात करें तो कोर में सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन से होंगे? तो इसमें होते हैं निकेल। क्या होते हैं? निकेल और फेरस यानी लोहा, ठीक है। तो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है जिसको अपन कोर बोल रहे हैं, इसमें निकेल और फेरस की मात्रा ज़्यादा है, इस वजह से इसको नीफे भी कहा जाता है। तो इसका 3 नाम, या तो कोर कह सकते हैं, नहीं तो बेरियोस्फीयर, नहीं तो नीफे बोल सकते हैं। इसमें लोहा की अधिकांश मात्रा है। अब लोहा एक चुंबकीय पदार्थ है, ये चुंबक की तरह काम करता है। आपने
चुंबक की तरह काम करता है। जब भी कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो ये धरती की तरफ ही आकर्षित होती है। मतलब इसी के कारण, इस लोहा के कारण, इस नीफे यानी कोर में उपस्थित जो लोहा है, इसी के कारण इस पृथ्वी के अंदर एक बल जनरेट होता है जिसको अपन गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। इसी की खोज न्यूटन ने की थी। तो आखिर गुरुत्वाकर्षण बल की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो इसी कोर भाग से होती है। किसके कारण? तो ये होता है फेरस यानी लोहा के कारण, याद रखिएगा। तो ये चीजें थी। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर हम ये कैसे डिसाइड कर दिए कि यहाँ से यहाँ तक मेंटल है, यहाँ से यहाँ तक कोर है और यहाँ से यहाँ तक क्रस्ट है, मतलब क्रस्ट मेंटल कोर कैसे डिसाइड हो गया है? तो इसके लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग रेखाएं निर्धारित की गई है। जैसे आप इस डायग्राम में देखिएगा ना, तो ये ऊपर वाला क्रस्ट जो है इसको भी दो भाग में बांटा गया है। कितने भाग में? दो, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। उसके बाद मेंटल को भी दो भागों में बांटा गया है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, और कोर को भी दो भागों में बांटा गया है, अपर कोर और लोअर कोर। लेकिन इसमें डिसीजन रेखा के द्वारा किया गया है कि कहाँ से कहाँ तक अपर कोर होगा, कहाँ से कहाँ तक लोअर कोर होगा, मेंटल, लोअर मेंटल, अपर मेंटल और अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट होगा। तो इसके लिए कुछ रेखाएं बनाई गई है। देखिए, अगर हम क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट को मेंटल से अलग करने वाला जो लाइन है ना या रेखा, उसका नाम है मोहो असंबद्धता रेखा या मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइन। यानी ये रेखा जो है ना 2900 किलोमीटर से शुरू हो जाता है लगभग, ठीक ना, मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइन। तो मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइन जो है ना, मोहो असंबद्ध रेखा जो है, ये क्रस्ट को मेंटल से अलग करता है, ठीक ना। उसी तरह से देखिएगा तो मेंटल को कोर से अलग करने वाला जो रेखा है ना, जो वैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित किया गया है, उसका नाम है गुटेनबर्ग असंबद्धता रेखा या गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी लाइन बोलते हैं। तो ये क्रस्ट मेंटल कोर को डिवाइड करने वाली मात्र दो रेखाएं निर्धारित की गई है, जिसमें इसको हमने कहा मोहो असंबद्ध रेखा और दूसरा जो है ये गुटेनबर्ग असंबद्धता रेखा, ठीक है। लेकिन लोअर अपर की कहानी कुछ अलग है। यानी अगर क्रस्ट को देखिएगा इस वाले में, तो क्रस्ट को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे वाला। तो नीचे और ऊपर को डिवाइड करने वाली जो लाइन है ना, ये वाला जिसको हमने टूटी हुई लाइन से दिखाया है, इसका नाम है कोनराड असंबद्धता रेखा। तो कोनराड असंबद्धता रेखा किसको अलग करता है? तो क्रस्ट को दो भागों में बांट देता है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। उसी तरह से मेंटल की कहानी देखिएगा तो मेंटल भी दो पार्ट में डिवाइड है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। लेकिन इस मेंटल को मेंटल यानी डिवाइड करने वाला जो लाइन है ना, उसका नाम है रे पेटी असंबद्धता रेखा, ठीक ना। और लास्ट जो सबसे इंटरनल पार्ट जिसको हम कोर बोल रहे हैं, ये भी दो पार्ट में डिवाइड है, एक है अपर कोर और लोअर कोर। अगर हम अपर कोर की बात करें तो अपर कोर जो है ना, ये मैग्मा अवस्था में है। किस अवस्था में? मैग्मा अवस्था में है। और लोअर कोर जो है ना, ये ठोस अवस्था में। किस अवस्था में? ठोस अवस्था में है। तो ये ठोस और मैग्मा वाला जो भाग है, मतलब अपर और लोअर कोर वाला जो भाग है, इस कोर को डिवाइड करने वाला जो लाइन है ना, उसका नाम है लेह-मेन असंबद्धता रेखा या लेह-मेन डिसकंटिन्यूटी लाइन। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी पृथ्वी के अंदर के स्ट्रक्चर, जिसमें हमने आपको 3 लेयर के बारे में बताया और उसमें कौन कौन सी चीज़ें मिल रही थी ये समझाया, और उसको डिवाइड करने वाली जो लाइन है ये समझाया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। तो इसी के साथ मिलते किसी अदर टॉपिक के साथ।